एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ मुरामासा से क्वॉन पर हमला करता है और वो बताता है कि मैंने मुरामासा जितना हो सकता था उतनी ताकत से उस पर हमला किया। और मुरामासा की कुछ ऐसी ताकत है कि वो अपने ओपोनेंट के रैलिक से भी ज़्यादा ताकतवर होती रहती है। जितना ताकतवर उसके ओपोनेंट का रैलिक होगा उतनी ही ताकतवर मुरामासा होती है। यानी कि अगर कौन के पास कोई हाई लेवल रैलिक है तो मुरामासा उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगी। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि एंड में जाकर मुरामासा टूट जाए। और सीओ में बताता है कि कि कौन ने उसे ये करने पर मजबूर किया। वो मुरामासा के पोटेंशियल को एंड तक ले गया और सच में ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने एक एनिमी को हरा सके। और सीओ कहता है लेकिन मैं इसे ऐसे भी जाने नहीं दे सकता, भले ही ये क्यों ना गलत हो, लेकिन मैं ये करके रहूँगा। और उसका अटैक क्वॉन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है और अब मुरामासा टूट गई होती है और क्वॉन काफ़ी सारी शक्तियों का शिकार बना हुआ होता है जो जो अटैक्स उस पर लगे ही जा रहे होते हैं। और सीओ कहता है लगता है अब इससे इसका काम बन जाएगा, लेकिन अब इसका वो डोमिनेशन रैलिक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मैं इन रैलिक्स के बीच में आया तो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का काम हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और वो कोड ऑफ हमूराबी निकालता है जिससे कि वहाँ जितनी भी एनर्जी वापस आके सीओ को लग रही थी वो एनर्जी भी वापस से क्वॉन को जा लगे। और वो एनर्जी से एनर्जी को क्लैश करवा रहा होता है और इससे क्वॉन को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन इसी बीच कोड ऑफ हमूराबी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हर तरफ एनर्जी का फ्लो होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही होती हैं जिससे चीज़ें टूट रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी तो क्वॉन के आसपास होती है जो कि उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वॉन एकदम अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और उसे देखकर सीओ कहता है लगता है इसका वो रैलिक उसने काफ़ी सारा डैमेज सफ़र किया है और इसकी वजह से अब ये कुछ देर तक खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरी मुरामासा पूरी तरह से टूट चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में मुरामासा टूटी हुई होती है। और सीओ बताता है कि उसका हामुराबी रैलिक भी उसने भी काफ़ी सारा डैमेज सफ़र किया। और वो कहता है मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, लेकिन अंत में मैं फिर भी तुम्हारी जान नहीं ले पाया। सही में ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है। और तभी चुंगू वहाँ आता है और कहता है हे सीओ, आखिर क्या हुआ। और सीओ उसको और उसके दोस्तों को देखकर कहता है तुम लोग अभी भी जिंदा हो। और शिंगू उससे कहता है ए, आखिर यहाँ एक डेड बॉडी क्यों है। और सीओ उससे कहता है काश तुम्हारी ये बात सच होती, लेकिन ये कोई डेड बॉडी नहीं है। और शिंगू उससे फिर से कहता है तो क्या तुम इसे मारने वाले हो। और सीओ कहता है नहीं, ऐसे ही जाने दो, अब ये कुछ समय हॉस्पिटल में ही बिताएगा। लेकिन बात तो ये थी कि सीओ उसे अब मार नहीं सकता था। उसने जितना हो सका उतनी ताकत इस्तेमाल करी, लेकिन एंड में फिर भी कौन की ज़िंदगी नहीं छीन पाया। और सीओ चिंगू से कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो कहीं कुछ खाने चलें। पता नहीं अभी कोई रेस्टोरेंट सर्वाइव भी किया होगा इस इम्पैक्ट को या नहीं। और थोड़ा धीरे बोलना, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है अभी। और हमें दिखाया जाता है कि उस लार्ज टॉम के अपीयर होने की वजह से वहाँ बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी। और न्यूज़ चैनल्स पर भी इसके बारे में रिपोर्टिंग हो रही होती है और लोग बता रहे होते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन काफ़ी मैसिव स्केल का था। और लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे जिनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ जो ज़मीन के नीचे से ऊपर आ रही थी। और कुछ का कहना यह है कि वो ममीज़ थी, वो बिल्कुल ममीज़ जैसी दिख रही थी जैसे कि मूवीज़ में दिखते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ ऐसे भी बंदे थे वहाँ जो कि सुपर पावर्स यूज़ कर रहे थे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स के साथ। इसके बारे में सीओ दिखाया जाता है जो आप भी रहा होता है। और तभी सिंगू से कहता है देखो, हर एक टीवी चैनल पर इसी के बारे में बात हो रही है। और सीओ कहता है अब पूरी दुनिया को
इन रैलिक्स के बारे में पता लग जाएगा। सिंगू ये सुनकर कहता है, रैलिक्स? और सीओ कहता है, हाँ, ये जो चीज़ें बेड पर पड़ी हुई हैं ये रैलिक्स हैं। और उन्हें देखकर सिंगू हैरान हो जाता है। और सीओ कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है, और जो इस दुनिया में ऐसे अच्छे रैलिक्स ऑब्टेन कर पाएगा वही आगे चल के सरवाइव करेगा। और वो रैलिक्स कह रहे होते हैं, ओए ओनर, आखिर तुम ऐसे कब तक मुंह चलाने वाले हो? मेरा शरीर काफ़ी दुख रहा है। और सिंगू फिर कहता है, तो क्या तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये सारे के सारे टूटने ही वाले हैं बस? और सीओ कहता है, हाँ, ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो काम आ सकते हैं। और तभी वो फ़ोन मिलाता है हिल्टन को और कहता है, हे हिल्टन, मुझे पता है कि शायद ये परफेक्ट टाइम नहीं है तुम्हें कॉल करने का, लेकिन मैंने तुम्हारे कर्ज से छुटकारा पाने का एक सही उपाय ढूंढ लिया है। और हमें हिल्टन दिखाई जाती है, जो कि ये बात सुनकर काफ़ी खुश होती है और कहती है, क्या सही में? और सीओ मन में कहता है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे अभी इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो हिल्टन से कहता है, हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, और मुझे लग रहा था कि तुम इसमें हेल्प कर सकती हो मेरी। और हिल्टन उससे कहती है, ठीक है, लेकिन वो कौन है जिसे मुझे ढूंढना होगा? और सीओ बताता है, वो बंदा है यू जेहा, रैलिक रिस्टोरेशन में एक स्पेशलिस्ट। और वो बताता है कि रैलिक्स अपनी वीक ड्यूरेबिलिटी की वजह से और बार बार इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनको रीस्टोर करने का कोई उपाय नहीं होता जब एक बार वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कुछ रैलिक्स में ऐसी भी ताकत होती है जो दूसरे रैलिक्स को रिस्टोर कर सकते हैं, और जो उन रैलिक्स को यूज़ करते हैं उनको रिस्टोरर ऑफ रैलिक्स कहा जाता है। और यूजेहा उनमें टॉप क्लास का रिस्टोरर था, और उसके जैसा कोई नहीं था। उसने मार्केट में मोनोपोली बना रखी थी, और वो फ्रॉड किंग के नाम से भी जाना जाता था। और कुछ समय बाद वो चेयरमैन की के नज़र में भी आ गया था। और हम सेम टॉम रेडिंग टीम में भी थे, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वो मेरे लिए काम करे। रैलिक इम्पेयरमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी अगर वो मेरे साथ होगा तो। इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो लोग हिल्टन का वेट कर रहे होते हैं, और सीईओ कहता है, सही में इस लड़की के लिए समझो पंचुअलिटी कोई जोक हो। और सिंगू कहता है, आखिर ये बंदा है कौन जिसको तुम इतना ढूंढ रहे हो? और सीईओ कहता है, वो यूजेहा है। और सिंगू उससे कहता है, लेकिन रेलिक्स के मामले में क्या तुम बेस्ट नहीं हो? और सीईओ कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन रैलिक रिस्टोरेशन एक काफ़ी ट्रिकी टास्क हो जाता है, और काफ़ी सारे रिस्टोरेशन रैलिक्स एक आर्टी साइड में होते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए हाई रैलिक एफिनिटी लगती है। और अगर मैंने ये कोशिश करा कि मैं भी ऐसे उन रैलिक को यूज़ करूं, तो ये मेरे लिए एक सिरदर्दी वाला काम होगा, मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं किसी और बंदे को रखूँगा जो कि ये यूज़ कर सकेगा। सही में ये काफ़ी आसान हो जाएगा, फिर वो मेरा एक नौकर बन के रहेगा। और सीईओ की आंखों में ग्रीड दिख रही होती है, और तभी वहाँ एक चॉपर आता है जिसे देखकर सभी बंदे हैरान होते हैं। और ऊपर से हिल्टन चिल्लाती हुई कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी लेट हूँ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आती हूँ अभी। और सिंगू चॉपर को देखकर कहता है, वे बेटे, एक चॉपर। और हिल्टन वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं मैं यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन रोड पे काफ़ी सारा जाम लगा हुआ था, तो मैं यहाँ जितनी जल्दी आ सकी थी मैंने कोशिश करी आने की, मुझे माफ़ करना अगर मैं लेट हो गई तो। और सीईओ उसको देखकर मन में कहता है, तो इसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है? और वो हिल्टन से कहता है, कोई बात नहीं, चलो किसी और जगह चलें जिस बारे में हमें बात करनी है। और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, और हिल्टन उससे कहती है, तो आखिर तुम किसको ढूंढने के लिए बोल रहे हो? और सीईओ कहता है, वो एक कोरियन बंदा है जिसका नाम यूजेहा है, क्या तुम उसे जानती हो? और हिल्टन कहती है, नहीं, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। और सीईओ कहता है, तुम शायद उसे नहीं जानती क्योंकि वो फेक आईडी का यूज़ करता है, तो क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानती हो जो आर्ट पीसीस को कलेक्ट करता हो?
और हिल्टन कहती है, हाँ मेरा भाई ये करता है। और वो ऐसे और बंदों को भी जानता है जो कि सेम इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके बाद सीओ उसको एक फ़ोटो देता है और कहता है, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे भाई के पास शायद इस बंदे के बारे में कुछ जानकारी हो। ये लो, यही वो बंदा है। तो क्या तुम अपने भाई से पूछ सकती हो कि क्या वो इसको जानता है या नहीं। और हिल्टन उस चेहरे को देखकर हैरान होती है और कहती है, ये बंदा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे ही ढूंढ रहे हो। और सीओ कहता है, हाँ लेकिन क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो। और हिल्टन कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो वही बंदा है जिसने 1 महीने पहले मेरे भाई के साथ फ्रॉड किया था। मैंने इसे देखा था जब मैं अपने पेरेंट्स के हाउस विज़िट करने गई थी। ये दिखने में तो काफ़ी सही था और मैं काफ़ी सरप्राइज़ थी ये सुनकर कि मेरे भाई को इसने चीट किया था। मेरे भाई ने इससे एक आर्ट पीस ख़रीदा था जो कि एंड में एक फ़ेक निकला। और 20 और लोग थे जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम थी। और सीईओ ये कहानी सुनकर मन में कहता है, तो सही, तो अब समझ आया, फ्रॉड किंग इसे ऐसे ही नहीं बुलाते, ये इस समय से ही लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। और हिल्टन उससे कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम इसे ढूंढ भी पाओगे। और सीईओ कहता है, क्यों। हिल्टन उसे बताती है, क्योंकि अब ये मर चुका है। मेरे भाई के दोस्तों ने इसको पकड़ने की कोशिश करी थी और मेरे भाई ने भी बताया था कि उसने अपने दोस्तों के सामने ये होते हुए देखा था। पता नहीं क्या हुआ था, उसके ब्रेक फेल हुए थे या क्या, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी में ड्राइव कर रहा था और इसी चक्कर में उसकी कार ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई और वो मर गया। पुलिस भी यही मानती है कि वो अब नहीं रहा। और ये सुनकर सीओ हैरान होता है और कहता है, यूजेहा मर गया। वो मन में कहता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। वो अभी लगभग 26 साल का होगा और आज से 5 साल बाद वो मेरे से मिलेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी मर गया। क्या फ्यूचर चेंज हुआ है। अगर हाँ, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बार सारी चीज़ें पहले के हिसाब से नहीं हुई। पिछली बार जब वो लास्ट टॉम अपीयर हुआ था तो वो इंडियन था, लेकिन इस बार वो इजिप्शियन था। और जो भी इवेंट्स अभी तक हुए हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल वैसे नहीं हुए जैसे कि पास्ट में हुए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे उसकी एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो हिल्टन से कहता है, चलो फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश करना। और हिल्टन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा होगा। और सीओ कहता है, हाँ वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो, हमें अपनी होप्स खोनी नहीं चाहिए।